स्वागत। कभी सोचा है जब हम किसी विमान में बैठते हैं जो शायद सालों से उड़ान भर रहा है, तो हमें ये भरोसा कैसे होता है कि वो आज भी उतना ही सुरक्षित है? ये बहुत आम सवाल है। हाँ, मतलब ये भरोसा आता है एक जटिल लेकिन बेहद जरूरी व्यवस्था से, जिसे विमानन की दुनिया में निरंतर उड़ान योग्यता या कंटिन्यूइंग एयरवोर्दीनेस कहते हैं। बिल्कुल सही। आज हमारे सामने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी ईजा के विस्तृत नियम है, रेगुलेशन ईयू नो 1321 2014। ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज नहीं, 1200 से ज्यादा पन्ने हैं इसमें। जी हाँ, काफी बड़ा है। और ये तय करता है कि विमान अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित कैसे रहें। तो आज हम इन्हीं नियमों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि विमानों को लगातार आसमान में सुरक्षित रखने के पीछे क्या सोच है, कौन लोग शामिल हैं और इसमें क्या दिलचस्प पहलू छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि विमान बन गया, टेस्ट हो गया, बस अब वो उड़ता रहेगा। हाँ, जैसे कार खरीद ली बस। हाँ, कुछ वैसा। लेकिन असलियत यह है कि विमान को सुरक्षित बनाए रखना एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं रोजमर्रा में, वैसे ही विमान की सेहत का भी। ये नियम इसी निरंतर देखभाल की गारंटी हैं। अच्छा। और ये इतने डिटेल्ड हैं, इतने जटिल, कि ईआसा ने इन्हें थोड़ा आसान बनाने के लिए ई रूल्स जैसा एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, ताकि जो लोग इनसे जुड़े हैं, एयरलाइंस, मेंटेनेंस वाले, उन तक ये जानकारी सही, समझने लायक रूप में पहुंच सके। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये निरंतर उड़ान योग्यता या कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। हाँ, लगता है, पर इसका फंडा सीधा है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सब कुछ है, सारी प्रक्रियाएं, सारे काम जो ये सुनिश्चित करते हैं कि विमान अपने पूरे सेवा काल में, मतलब जब तक वो उड़ान भर रहा है, सुरक्षित स्थिति में बना रहे। ठीक है। ये सिर्फ कुछ टूट गया तो ठीक कर दिया वैसा नहीं है। इसमें नियमित जांच यानी इंस्पेक्शंस आते हैं, रख रखाव या मेंटेनेंस आता है, पुर्जों को बदलना और उनका पूरा हिसाब किताब रखना, मतलब पार्ट्स मैनेजमेंट, और इन सबका बेहद सटीक रिकॉर्ड रखना, सब कुछ शामिल है इसमें। रिकॉर्ड रखना, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। और नियमों में साफ लिखा है, जैसे MA-71 सेक्शन में, कि विमान का मालिक, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई एयरलाइन, वही इसकी उड़ान योग्यता बनाए रखने का मुख्य जिम्मेदार है। मालिक मतलब एयरलाइन? हाँ, ज्यादातर मामलों में एयरलाइन या ऑपरेटर। उनकी जिम्मेदारी है ये पक्का करना कि विमान तभी उड़े जब वो हर लिहाज से फिट हो, सारे जरूरी उपकरण सही से लगे हों और काम कर रहे हों। मालिक जिम्मेदार है, ये बात तो ठीक है। पर जाहिर है, एक मालिक या एक बड़ी एयरलाइन जिसके पास सैकड़ों विमान हैं, वो ये सारा काम खुद तो नहीं कर सकती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो हाँ, ये एक पूरी टीम की तरह काम करता है, जिसमें कई अलग-अलग विशेषज्ञ, संगठन और लोग होते हैं। अच्छा, कौन कौन है इस टीम में? देखिए, मालिक या ऑपरेटर की अंतिम जिम्मेदारी तो है ही, जैसा हमने कहा। लेकिन वो अक्सर ये प्रबंधन का काम, मतलब मैनेजमेंट का काम, सौंप देते हैं एक खास तरह के संगठन को। इसे कहते हैं कैमो, कंटिन्यूइंग एयर वर्दिनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कैमो। ओके। आप इन्हें विमान का हेल्थ मैनेजर समझ सकते हैं। इनका मुख्य काम है विमान के रखरखाव की पूरी योजना बनाना, मतलब एक डिटेल प्रोग्राम तैयार करना कि कब कौन सी जांच होनी है, कौन सा पुर्जा कब बदलना पड़ सकता है, ये सब तय करना। और फिर ये सुनिश्चित करना कि ये सारे काम समय पर हों। तो ये प्लान बनाते हैं। हाँ, ये प्लानिंग और मैनेजमेंट देखते हैं। फिर आते हैं रखरखाव संगठन, यानी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो वर्कशॉप या हैंगर होते हैं जहां विमान का असल में रखरखाव या मरम्मत का काम होता है। अच्छा, जो एक्चुअली में काम करते हैं। जी, ये कैमो के बनाए प्लान के हिसाब से काम करते हैं। इनके लिए भी अलग बहुत कड़े नियम हैं, जिन्हें आमतौर पर पार्ट 145 कहा जाता है। अच्छा, तो एक हो गया योजना बनाने वाला कैमो जी। और एक हो गया काम करने वाला मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, ये अलग-अलग क्यों है? एक ही क्यों नहीं कर सकता सब? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, और ये विमानन सुरक्षा के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसे कहते हैं चेक और बैलेंस। चेक और बैलेंस? हाँ, जब योजना बनाने वाला और काम करने वाला अलग अलग हों, तो ये सुनिश्चित होता है कि काम करने वाला संगठन सिर्फ वही काम ना करे जो उसे आसान लगे या सस्ता पड़े, बल्कि वो काम करे जो विमान की सुरक्षा के लिए वाकई जरूरी है, जैसा कि योजना बनाने वाले संगठन यानी कैमो ने तय किया है। ये एक तरह से हितों के टकराव को रोकता है, इंडिपेंडेंस बनी रहती है। समझ गई, ये जरूरी है। हम्म, अच्छा, और इस चेन में आगे कौन है?
कैमो हो गया, मेंटेनेंस वाले हो गए। इसके बाद आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, प्रमाणन कर्मचारी यानी सर्टिफाइंग स्टाफ। सर्टिफाइंग स्टाफ। हाँ, ये वो लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर या तकनीशियन होते हैं जिनके पास खास तरह का ईएसए पार्ट 66 लाइसेंस होता है, जो रख रखाव का काम पूरा होने के बाद उसकी जांच करते हैं। वो ये प्रमाणित करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, सारा काम नियमों के अनुसार सही ढंग से हुआ है और ये विमान या ये पुर्जा अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब इनकी हरी झंडी के बिना विमान वापस उड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। उनकी सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस सीआरएस के बिना विमान वापस सेवा में जा ही नहीं सकता। ये फाइनल सेफ्टी चेक है एक तरह से। और इन सब पर नजर कौन रखता है? मतलब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी? हाँ, बिल्कुल। इन सब पर निगरानी रखने के लिए होती है सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आमतौर पर उस देश की नेशनल एविएशन अथॉरिटी होती है, जैसे यूरोप में ईएसए खुद, या फिर सदस्य देशों की अपनी अथॉरिटीज, जैसे जर्मनी की एलबीए या फ्रांस की डीजीएसी। अच्छा। इनका काम है इन सभी संगठनों को, कैमो को, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस को और सर्टिफाइंग स्टाफ को भी मंजूरी देना, लाइसेंस देना और फिर नियमित रूप से उनका ऑडिट करना। ये देखते हैं कि सब लोग नियम कानूनों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। तो ये वाकई एक बहुस्तरीय सुरक्षा का जाल है। मालिक, कैमो, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफाइंग स्टाफ और फिर ऊपर से अथॉरिटी, हर किसी की अपनी भूमिका तय है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अलग-अलग भूमिकाएं नियमों में भी अलग-अलग पार्ट्स में डिफाइन की गई हैं, जैसे पार्ट एम, पार्ट कैमो, पार्ट 145, पार्ट 66। ये सब इन्हीं के लिए नियम तय करते हैं। अब आपने शुरू में रिकॉर्ड रखने की बात की थी। विमानन में ये कागजी कार्रवाई या आजकल कहें तो डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ये कितनी अहम है? सुनने में आता है कि ये बहुत ज्यादा होती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी व्यवस्था की जान है, आत्मा है। बिना सटीक, भरोसेमंद रिकॉर्ड के सुरक्षा संभव ही नहीं है। इतना ज्यादा? हाँ, सोचिए अगर ये पता ही ना हो कि विमान का कोई महत्वपूर्ण पुर्जा कब बदला गया था या पिछली बार उसकी गहराई से जांच कब हुई थी, तो आप भविष्य का रखरखाव कैसे प्लान करेंगे? या अगर कोई पुर्जा खराब निकले, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो कब लगा था, कहाँ से आया था? बात तो सही है। ट्रेसेबिलिटी। बिल्कुल। ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, हर छोटे बड़े काम का, हर पुर्जे के आने जाने का, हर निरीक्षण का, हर मरम्मत का, सबका पूरा लेखा जोखा रखना अनिवार्य है। और ये रिकॉर्ड बहुत डिटेल्ड होते हैं। कुछ मुख्य दस्तावेज क्या होते हैं इसमें, उदाहरण के तौर पर? हाँ, कई सारे हैं। जैसे एक तो है एएमपी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये हर विमान का अपना खास हेल्थ प्लान या कुंडली कह सकते हैं। कुंडली? अच्छा। हाँ, मतलब उसमें सब लिखा होता है कि कौन सा रखरखाव कब और कैसे करना है। इसे सक्षम प्राधिकारी से बकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। ओके। फिर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए होता है एयरक्राफ्ट टेक्निकल लॉग। ये विमान की रोज की डायरी जैसा है। हर उड़ान का ब्यौरा, कोई खराबी आई हो तो पायलट उसमें लिखते हैं, पिछला रखरखाव कब हुआ, अगला कब होना है, ये सब इसमें दर्ज होता है। पायलट भी इस्तेमाल करते हैं इसे? हाँ, बिल्कुल। पायलट इसमें उड़ान से पहले की जांच और उड़ान के बाद कोई समस्या आई हो तो वो नोट करते हैं। फिर मेंटेनेंस वाले उसे देखते हैं। ठीक है। और? फिर वो सर्टिफिकेट जिसका जिक्र मैंने किया था, सीआरएस, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। जब भी कोई रखरखाव का काम पूरा होता है तो सर्टिफाइंग स्टाफ ये सर्टिफिकेट जारी करता है। ये इस बात का सबूत है कि काम नियमों के मुताबिक हुआ और विमान या पुर्जा सेवा के लिए तैयार है। और पुर्जों के लिए भी कुछ होता होगा? पुर्जों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है ईएसए फॉर्म 1 या उसके समकक्ष। ये पुर्जे की पहचान और उसकी उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र है। कोई भी पुर्जा बिना इस फॉर्म के विमान में नहीं लगाया जा सकता, खासकर अगर वो नया है या मरम्मत होकर आया है। ऐसे ही बहुत सारे मानकीकृत फॉर्म हैं हर काम के लिए, ताकि पूरी दुनिया में एकरूपता बनी रहे। और इन सारे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने की भी कोई समय सीमा होगी? ऐसा तो नहीं कि काम हुआ और रिकॉर्ड फेंक दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स को सालों तक, कुछ मामलों में दशकों तक सहेज कर रखना पड़ता है। नियम बहुत स्पष्ट हैं। MA 305 और 14.A55 में इसकी डिटेल्स हैं। जैसे कि? उदाहरण के लिए, सर्टिफाइंग स्टाफ से जुड़े रिकॉर्ड्स उनके नौकरी छोड़ने के बाद भी कम से कम 3 साल तक रखने होते हैं। विमान के पूरे जीवन काल के रिकॉर्ड, जैसे कि उसमें कब कब बड़े बदलाव हुए, ये तब तक रखने पड़ते हैं जब तक विमान सेवा में है और उसके बाद भी कुछ समय तक। ये रिकॉर्ड्स कागज पर होते हैं या कंप्यूटर पर? दोनों तरह से हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर पर ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी कड़े नियम हैं।
जैसे उसमें अनधिकृत छेड़छाड़ रोकने के उपाय होने चाहिए। सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और नियमित बैकअप लेना अनिवार्य है। नियम कहता है कि बैकअप हर 24 घंटे में अपडेट होना चाहिए और उसे किसी अलग सुरक्षित जगह पर स्टोर करना चाहिए ताकि आग लगने या किसी और आपदा में डेटा नष्ट ना हो। सोच सकती हूँ किसी दुर्घटना की जांच में ये सालों पुराने रिकॉर्ड कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, जांच में ये रिकॉर्ड्स बहुत अहम सुराग दे सकते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई थी। और खासकर उन पुर्जों के लिए जिनका एक निश्चित जीवन काल होता है। आपने शायद लाइफ लिमिटेड पार्ट्स कहा था। हाँ, जीवन सीमित पुर्जे या लाइफ लिमिटेड पार्ट्स, ये वो पुर्जे होते हैं, ज्यादातर इंजन के अंदर के कुछ घूमने वाले हिस्से, जिनकी एक तय उड़ान संख्या या घंटों की सीमा होती है। जैसे मान लीजिए 10,000 घंटे। तो 10,000 घंटे होते ही बदलना ही पड़ेगा, भले ही वो ठीक लग रहा हो। बदलना ही पड़ेगा, 1 घंटा भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनका हिसाब रखना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड में हर घंटे, हर साइकिल यानी उड़ान भरना और उतरना का हिसाब रखा जाता है। और एक और शब्द था समय नियंत्रित घटक। हाँ, टाइम कंट्रोल कंपोनेंट्स, ये वो पुर्जे होते हैं जिन्हें निश्चित समय अंतराल पर, जैसे हर 5 साल में या हर 2000 उड़ान घंटों में, जांच या ओवरहॉल या बदलने के लिए निकालना ही पड़ता है, भले ही वो बाहर से ठीक लग रहे हों। इन सब का ट्रैक रखना कैमो की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। जरा सी चूक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही डिटेल्ड काम है। ये तो हुई मशीनों और कागजों की बात, लेकिन ये सारा काम आखिर में तो इंसान ही करते हैं। उनकी योग्यता, उनकी ट्रेनिंग, इस पर भी निश्चय ही कड़े नियम होंगे। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि विमान की सुरक्षा उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे उस पर काम करने वाले लोग। मशीनें और पुर्जे तो अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें सही से संभालना, जांचना, लगाना, ये सब इंसानों के हाथ में है। इसलिए नियमों का एक बड़ा हिस्सा रख रखाव करने वाले संगठनों, पार्ट 145 ऑर्गेनाइजेशंस और कैमो में काम करने वाले लोगों की योग्यता, ट्रेनिंग और उनकी पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अच्छा, क्या खास बातें हैं इसमें? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो लाइसेंस, जैसा मैंने पहले बताया, सर्टिफाइंग स्टाफ के पास खास श्रेणियों जैसे A, B1, B2, C वगैरह में पार्ट 66 लाइसेंस होना जरूरी है। ये लाइसेंस मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षाएं पास करनी होती हैं और सालों का प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए होता है। ये लाइसेंस क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उस व्यक्ति के पास उस श्रेणी के विमान पर काम करने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल है। ठीक है, लाइसेंस हो गया, और? फिर है योग्यता का मूल्यांकन। लाइसेंस होना एक बात है, लेकिन संगठन को यह भी पक्का करना होता है कि उनके सभी कर्मचारी, प्लानर, मैकेनिक, सुपरवाइजर, सर्टिफाइंग स्टाफ अपने खास काम के लिए वाकई सक्षम हैं। इसका बाकायदा मूल्यांकन होता है, जिसमें देखा जाता है कि वो काम कैसे करते हैं, नियम कानून जानते हैं या नहीं। मतलब सिर्फ लाइसेंस काफी नहीं, कंपनी को खुद भी जांचना पड़ता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बार नहीं, लगातार होता रहता है। फिर आती है ट्रेनिंग। सिर्फ नौकरी की शुरुआत में नहीं, बल्कि लगातार ट्रेनिंग जरूरी है। किस तरह की ट्रेनिंग? इसे कहते हैं आवर्ती प्रशिक्षण या रिकरेंट ट्रेनिंग। नियम ये कहता है कि ये हर 2 साल में जरूर होनी चाहिए। इसमें लोगों को नई तकनीक, नियमों में हुए बदलाव, कंपनी की अपनी प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट किया जाता है। और इसमें मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स की भी बात होती है, वो क्या है? हाँ, ह्यूमन फैक्टर्स ट्रेनिंग इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समझना कि इंसान कैसे काम करते हैं, हम कैसे थकते हैं, तनाव में कैसे गलतियां कर सकते हैं, टीम में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, काम करने का माहौल कैसा होना चाहिए, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स में आता है। अच्छा, मतलब इंसानी गलतियों को कम करने पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। विमानन रखरखाव में छोटी सी मानवीय भूल के भी बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी पर होता है कि गलतियों की संभावना को कैसे कम किया जाए। बेहतर संवाद, काम करने के सही तरीके अपनाना, थकान का प्रबंधन, ये सब ये तो बहुत जरूरी लगता है भी। और कुछ खास कामों के लिए खास ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। है। जैसे विमान के ईंधन टैंक के अंदर काम करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिसे फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग कहते हैं। या फिर विमान की जटिल वायरिंग प्रणाली EWIS, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्शन सिस्टम पर काम करने के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये सब सुनिश्चित करता है कि हर मुश्किल काम के लिए सही कौशल और जानकारी वाले लोग ही मौजूद हों। और एक और शब्द सुना था मैंने, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली या SMS। हाँ, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, SMS। ये अब सभी रखरखाव संगठनों और कैमों के लिए भी अनिवार्य है। ये एक तरह से संगठन के अंदर सुरक्षा की संस्कृति बनाने और उसे लगातार बेहतर करते रहने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं,
जैसे खतरों को पहले से पहचानना, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, उन खतरों से जुड़े जोखिम का आकलन करना, रिस्क असेसमेंट, उन जोखिमों को कम करने के उपाय करना, और फिर लगातार अपने सुरक्षा प्रदर्शन पर नजर रखना कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। और इसी एसएमएस में शायद वो जस्ट कल्चर की बात भी आती है। ये क्या चीज है? हाँ, जस्ट कल्चर एसएमएस का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका फंडा ये है कि कर्मचारियों को अपनी गलतियों या अगर उन्हें कोई सुरक्षा से जुड़ी चिंता दिखती है तो उसे बिना सजा के डर के रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिना डर के? हाँ, मकसद सजा देना नहीं बल्कि गलतियों से सीखना है ताकि वो दोबारा ना हो। अगर कोई अनजाने में गलती करता और उसे रिपोर्ट करता है तो उससे सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जानबूझकर लापरवाही करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो अलग बात है, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ईमानदार गलतियों को रिपोर्ट करने का माहौल बनाना जरूरी है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्श स्थिति। लेकिन क्या इसे लागू करना आसान है? क्या कर्मचारी वाकई बिना डरे रिपोर्ट करते हैं? ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। एक सच्चा जस्ट कल्चर बनाना जहां मैनेजमेंट पर भरोसा हो और कर्मचारी रिपोर्ट करने में सुरक्षित महसूस करें, ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। डर तो हमेशा रहता है कि कहीं रिपोर्ट करने से नौकरी न चली जाए या कोई कानूनी पचड़ा ना हो जाए। हाँ, ये डर तो स्वाभाविक है। इसीलिए सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं होता। मैनेजमेंट को इसे सच में अपनाना पड़ता है, कर्मचारियों का विश्वास जीतना पड़ता है। ये संस्कृति बनाने में समय लगता है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया और लोगों की बात। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो? मान लीजिए उड़ान के दौरान कोई खराबी पता चलती है, या रख-रखाव के दौरान कोई कमी मिलती है, या फिर विमान में कोई बदलाव करना हो, तब क्या होता है? हाँ, जाहिर है गड़बड़ियां होती हैं, चीजें खराब होती हैं, तो इनके लिए भी स्पष्ट प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। जैसे? जैसे विमान में खराबी का मामला लें। हाँ। अगर पायलट को या मेंटेनेंस के दौरान कोई ऐसी खराबी मिलती है जिससे उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है, तो नियम साफ है, उसे अगली उड़ान से पहले ठीक करना ही होगा। ये कौन तय करता है कि खतरा गंभीर है? ये सर्टिफाइंग स्टाफ तय करता है, नियमों और निर्माता के निर्देशों के आधार पर। अगर खतरा गंभीर नहीं है, मतलब विमान उड़ तो सकता है, तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है। ये सीमा या तो रखरखाव के दस्तावेजों में लिखी होती है या फिर एक खास लिस्ट होती है जिसे MEL कहते हैं। MEL, ये क्या है? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। ये हर विमान के प्रकार के लिए होती है और इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से उपकरण अगर काम न भी कर रहे हों तो भी विमान कुछ शर्तों के साथ सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकता है। जैसे शायद कैबिन की एक लाइट काम ना कर रही हो तो शायद उड़ान की इजाजत मिल जाए, लेकिन अगर लैंडिंग गियर का कोई इंडिकेटर खराब है तो बिल्कुल नहीं। तो कम गंभीर खराबियों को MEL के अनुसार तय सीमा समय के अंदर ठीक करना होता है। अच्छा। और अगर कोई ऐसी खामी पता चले जो उस मॉडल के सभी विमानों में हो सकती है, हाँ, ऐसा भी होता है। तब नियामक संस्था जैसे ESA एक एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव या AD जारी करती है। AD? हाँ, AD। ये एक अनिवार्य निर्देश होता है जो किसी असुरक्षित स्थिति को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। ये सभी ऑपरेटर्स पर लागू होता है जिनके पास उस तरह का विमान, इंजन या पुर्जा होता है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर वो सुधार या जांच करनी ही पड़ती है। कैमो का काम है इन एडीज पर लगातार नजर रखना और सुनिश्चित करना कि उनके बेड़े के विमानों पर सभी लागू एडीज समय पर पूरे हों। नोटिफिकेशंस की बात आती है। विमान में कोई भी मरम्मत या कोई भी बदलाव सिर्फ अनुमोदित तरीकों से ही किया जा सकता है। मतलब या तो वो तरीका विमान के निर्माता ने बताया हो और उसे नियामक ने मंजूरी दी हो, या फिर किसी और संगठन ने कोई तरीका विकसित किया हो और उसे नियामक संस्था से मंजूरी मिली हो। आप अपनी मर्जी से कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, हर चीज का अप्रूवल जरूरी है। और जब नियामक संस्था मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑडिट करती है और उन्हें कोई कमी मिलती है, आपने फाइंडिंग शब्द इस्तेमाल किया था पहले। हाँ, ऑडिट में मिली कमी या नियम का पालन ना होना उसे फाइंडिंग कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। लेवल 1 फाइंडिंग। लेवल 1? हाँ, लेवल 1 का मतलब है बहुत गंभीर मामला, कोई ऐसी कमी जिससे सुरक्षा पर सीधा और तत्काल खतरा हो। ऐसी स्थिति में अथॉरिटी तुरंत एक्शन ले सकती है, जैसे संगठन का अप्रूवल सस्पेंड कर देना या रद्द कर देना। ओहो, मतलब काम बंद। हाँ, काम बंद हो सकता है। फिर होती है लेवल 2 फाइंडिंग। ये भी नियम का उल्लंघन है, लेकिन इससे सुरक्षा पर तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा होता।
इसके लिए संगठन को एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाकर अथॉरिटी को देनी होती है और एक निश्चित समय में उस कमी को दूर करना होता है। ठीक है। तो लेवल 1 मतलब इमरजेंसी, लेवल 2 मतलब सुधार का मौका। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर आजकल बदलाव का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ चेंज। हाँ, जब भी कोई संगठन, चाहे वो कैमो हो या मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी प्रक्रियाओं में, अपने स्टाफ में, अपनी सुविधाओं में या फिर अपने काम के दायरे में कोई बड़ा बदलाव करता है, तो उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि इस बदलाव से अनजाने में कोई नया खतरा तो पैदा नहीं हो रहा। इसके लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए। ये एसएमएस का भी हिस्सा है। अच्छा, मतलब हर बदलाव को ध्यान से देखना पड़ता है। जी हाँ, ताकि सुरक्षा पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विमान को हवा में सुरक्षित रखना एक लगातार चलने वाली, बेहद बारीकी से निगरानी की जाने वाली और कई सारे किरदारों की साझा जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक विभाग का काम नहीं। सही कहा आपने। इसमें मालिक या ऑपरेटर से लेकर योजना बनाने वाले यानी कैमो, असल में काम करने वाले यानी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, काम को प्रमाणित करने वाले सर्टिफाइंग स्टाफ और इन सब पर निगरानी रखने वाली नियामक संस्था तक सब जुड़े हुए हैं। हाँ, एक पूरी चेन है। और इन सबको जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है सटीक दस्तावेजीकरण और निरंतर सतर्कता। ये वाकई एक बहुत ही जटिल लेकिन प्रभावशाली जाल है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टैटिक नहीं है। ये हादसों से सीखता है, नई तकनीक को अपनाता है और लगातार बेहतर होता रहता है। इसका एक ही लक्ष्य है, विमानन सुरक्षा के उच्चतम संभव मानक को बनाए रखना, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा। हाँ, और ये जानकर वाकई तसल्ली होती है कि इतना कुछ सोचा जाता है पर्दे के पीछे। जी। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हम आगे कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं। क्या सवाल? वो ये कि ये जो यूरोपियन नियम, ईएएसके के नियम हैं, जी। जो इतने विस्तृत और कड़े हैं, जी। ये दुनिया के बाकी हिस्सों के नियमों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? हम्म। जैसे अमेरिका के एफएए नियम हैं, या भारत का डीजीसीए है, या चीन का सीएएसई है। जी। जब एक एयरलाइन का विमान पूरी दुनिया में उड़ता है, तो इन अलग-अलग रेगुलेटरी सिस्टम्स के बीच कैसे सामंजस्य बनता है? क्या एक जगह का अप्रूवल दूसरी जगह मान्य होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। वैश्विक विमानन। हाँ, ये वैश्विक विमानन सहयोग और नियमों की आपसी पहचान, म्यूचुअल रिकॉग्निशन की एक और परत है। ये अपने आप में काफी पेचीदा और बेहद जरूरी विषय है। इस पर भी कभी गौर किया जा सकता है।